मुलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेरठ सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी साहित्य सेकंड। आज अपन भाषा क्या होती है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, भाषा के विभिन्न जो स्वरूप हैं कौन कौन से हैं, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, और आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसको अपन एक नाम देते हैं, वो होता है भाषा। मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए जिस सार्थक और मौखिक साधन का प्रयोग करता है वो भाषा है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से मानी जाती है। पाणिनि के धातु पाठ के अनुसार इसका अर्थ होता है भाष, भाषणे, और इसका अर्थ होता है बोलना या कहना, अर्थात बोलना अथवा कहना। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ भाषा बोलने या कहने के अर्थ में व्यवहार में लाई जाती है। अब एक बात निकल और है इसमें, वो यह है तो फिर कई दफे मनुष्य अपने मनोभाव, अपने विचार, अपने भाव संकेतों के माध्यम से भी प्रकट करता है, तो क्या उनको अपन भाषा की श्रेणी में रख सकते हैं? नो, उनको अपन भाषा की श्रेणी में नहीं रख सकते। व्यक्तवाद को ही भाषा की श्रेणी में रखा जाता है। अव्यक्तवाद को भाषा की श्रेणी में काउंटेबल नहीं किया जाता है। कई प्रकार, जैसे मान लीजिए रेड और ग्रीन, रेड खतरे का निशान और ग्रीन हरे का सूचक होता है, ये नहीं आगे लाइन क्लियर है। तो इस प्रकार कई दफे अपन संकेतों के माध्यम से भी अपने विचार या अपने भाव प्रकट करते हैं, लेकिन उनको भाषा की श्रेणी में अपन नहीं रख सकते। भाषा की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं भी दी है। इसके अंतर्गत पाश्चात्य विद्वान भी आते हैं और भारतीय विद्वान भी आते हैं। पाश्चात्य विद्वान इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन परिभाषा देखते हैं प्लेटो की। महानदास ने प्लेटो का, और उसने भाषा की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि विचार आत्मा की मूल बातचीत है। विचार आत्मा की मूल बातचीत है, और यही विचार जब ध्वनि रूप में होठों से प्रकट होते हैं, ध्वनि रूप में होठों से प्रकट होते हैं, तो इसको प्लेटो भाषा नाम देता है। तो ये प्लेटो ने परिभाषा दी थी। एक और परिभाषा इसके अंतर्गत हम देखें, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण। ये भाषा कहलाता है, और ये परिभाषा आपकी स्वीट उन्होंने दी थी। स्वीट ने जो परिभाषा दी है उसमें थोड़ा उन्होंने इजाफा किया था। ये विचारों के साथ साथ भावों और विचार, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा भावों और विचारों का प्रकटीकरण वो भाषा कहलाता है। ये परिभाषा आपके उन्होंने दी थी। अब भारतीय विद्वानों ने भाषा की क्या क्या परिभाषाएं दी है वो इस प्रकार है, तो देखते हैं अपन। भारतीय विद्वान भारतीय विद्वानों में सर्वप्रथम अपन परिभाषा देखते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा को इस प्रकार से परिभाषित किया है। भाषा मनुष्य के उच्चारण उद्योग से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। भाषा मनुष्य के
उच्चारण, अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो ये सबसे मान्य जो परिभाषा डॉक्टर मौलाना तिवारी ने, एक और परिभाषा कामता प्रसाद गुरु ने भी दी है कि भाषा वे साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है और दूसरों के विचारों से खुद अवगत होता है। एक और परिभाषा डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री उन्होंने भी दी है कि भाषा वे साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने उच्चारण प्रयोग से व्यक्त वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। ये परिभाषा डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने दी। मंगलदेव शास्त्री उन्होंने ये परिभाषा दी थी। इन भाषा वे साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने उच्चारण अवयवों से उच्चरित वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। तो ये परिभाषा भी काफी हद तक इन्होंने जो दी है वो ठीक है। और एक और परिभाषा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना इन्होंने भी जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। भाषा शास्त्र ध्वनियों का समूह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो ये आपके जो परिभाषाएं भाषा के भारतीय विद्वानों ने दी है। अब अपन देखेंगे कि भाषा के रूप, इन भाषा के दो रूप देखने में आते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। लिखित और मौखिक भाषा क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। भाषा के दो भेद, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। भाषा का जो प्रारंभिक रूप होता है वो मौखिक होता है और दूसरा जो रूप है यानी वो लिखित कहलाता है। मौखिक भाषा में परिवर्तन बहुत जल्दी होता है। मौखिक भाषा के अंतर्गत व्याकरण का अंकुश नहीं रहता है। दोनों में नीचे थोड़ा अंतर देख लेते हैं। मौखिक भाषा इसके अंतर्गत वाक्य अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। उत्तर इसमें केवल एक ही शब्द में, जैसे कला जयपुर गए क्या, नहीं, इसका उत्तर यदि गए तो हाँ। तो इस प्रकार इसमें उत्तर केवल एक ही शब्द में देने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है और इसके अंतर्गत वाक्य भी अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। और मौखिक भाषा में परिवर्तन की गुंजाइश ज्यादा रहती है। व्याकरण के नियमों का इसके ऊपर अंकुश नहीं होता है। और मौखिक भाषा के अंतर्गत संकेत, भाव, मुद्रा या मुख मुद्रा इनके द्वारा भी अपने विचारों को मनुष्य प्रकट कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजें लिखित भाषा के अंतर्गत बिल्कुल उल्टी होती है। लिखित भाषा में वाक्य अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उत्तर इसमें केवल एक शब्द नहीं दिया जाता है। परिवर्तन लिखित भाषा में बहुत कम होता है। लिखित भाषा मौखिक भाषा का एक प्रकार से साहित्यिक रूप टाइप होता है। इसके अंतर्गत व्याकरण के जो नियम है उनका उल्लंघन इसके अंतर्गत नहीं किया जा सकता। और ये जो मुद्रा मुख मुद्रा है, ये भावों की जो मुद्रा है, इसके द्वारा इसमें
विचारों को आदान प्रदान करने या अपने विचारों को अगले तक संप्रेषित करने की इसके अंतर्गत गुंजाइश नहीं रहती है। तो ये भाषा के मुख्य रूप से मौखिक और लिखित जो भेद है। अब भाषा के जो विभिन्न रूप हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा अपना चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मूल भाषा। मूल भाषा क्या होती है? किसी स्थान विशेष के प्रारंभ की वो भाषा मूल भाषा कहलाती है, जिससे आगे चल करके अनेक बोलियां या उपबोलियां या भी भाषाएं बनती है। तो किसी स्थान विशेष के प्रारंभ की जो भाषा है वो मूल भाषा कहलाती है। अब इसके अंतर्गत बोली, बोली किसे कहते हैं? एक भाषा के कई रूप होते हैं, उन रूपों को आप बोली नाम देते हैं। इस बोली से पहले एक जो और आता है वो है जैसे व्यक्ति बोली। व्यक्ति विशेष या एक ही व्यक्ति के उच्चारण से उत्पन्न जो आपके लैंग्वेज है वो इसके अंतर्गत व्यक्ति बोली के अंतर्गत काउंटेबल होती है। अब अपन देखते हैं आगे, तो इसके अंतर्गत आता है मानक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और एक आती है इसके अंतर्गत कूटनीति, कूटनीति वाली भाषा, कूटनीतिक भाषा। इनके बारे में थोड़ा अपन अध्ययन कर लेते हैं। यानी मानक भाषा क्या होगी? भाषा का तो तीसरा रूप है वो आपके मानक भाषा के अंतर्गत आता है। पहले आपके बोली, उसके बाद में भाषा और उसके बाद में मानक भाषा। अब मानक भाषा के लिए कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती है? यानी भाषा के बोली, पहले बोली, उसके बाद भाषा और मानक भाषा, ये नहीं तीसरा जो रूप है वो मानक भाषा का रूप होता है। मानक भाषा वही भाषा होगी जिसने राज्य का आश्रय प्राप्त कर लिया। इसमें पर्याप्त मात्रा में लिखित साहित्य मिलता हो, इसकी अपनी लिपि हो, आदर्श और स्थिर रूप इसने प्राप्त कर लिया हो। तो ये इसके लिए कुछ कंडीशनें हैं। पहले जिसने तीसरा रूप प्राप्त कर लिया वो मानक भाषा बन सकती है। दूसरा, इसका पर्याप्त मात्रा में लिखित साहित्य इसके अंदर उपलब्ध होना चाहिए और फिर राज्य का आश्रय इसको प्राप्त हो। एक इसके लिए और कंडीशन जैसे संपर्क भाषा है वही आपके मानक भाषा बन सकती है। संपर्क भाषा का भी होना इसके लिए जरूरी होता है। इसकी अपनी लिपि होनी चाहिए और व्याकरण के नियमों का इसके ऊपर अंकुश, यानी व्याकरण के नियमों में बंदी बताई भाषा वो मानक भाषा के अंतर्गत आती है। और आदर्श और स्थिर रूप जिसने प्राप्त कर लिया, तो ये कुछ कंडीशन है जो मानक भाषा के लिए आवश्यक होती है। तो वैसे देखा जाए तो भारत के अंतर्गत संपर्क भाषा है या मानक भाषा है, राजभाषा या राष्ट्रभाषा, यानी ये सारी की सारी जो आपके इनका प्रतिनिधित्व करती है वो आपके हिंदी ही है। अब अपन बात करते हैं संपर्क भाषा की। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, जब दो भिन्न भिन्न भाषी व्यक्ति आपस में मिलते हैं और उन दोनों का संपर्क जिस भाषा के माध्यम से होता है वो संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक गुजराती बोलने वाला, एक राजस्थानी बोलने वाला, इन दोनों व्यक्ति आपस में मिलते हैं और इनका संपर्क मान लीजिए हिंदी भाषा के माध्यम से हो रहा है, तो यह संपर्क भाषा आपकी हिंदी होगी। एक और चीज, जैसे मान लीजिए राजस्थानी भाषा बोलने वाले दो शख्स आपस में मिलते हैं, एक मान लीजिए पढ़ा लिखा, एक अनपढ़ है। अब पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों आपस में मिलते हैं और इनके विचारों का आदान प्रदान जिस भाषा के माध्यम से होगा तो वो भाषा का जो निम्न स्तर होगा, क्योंकि दोनों राजस्थानी बोलने वाले हैं तो यहाँ निम्न स्तर की भाषा बोलने वाला या निम्न स्तर की जो भाषा है वो उस समय संपर्क भाषा का काम करेगी। अब अपन आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो राजभाषा, इसके बारे में थोड़ा आराम विस्तृत रूप में देख लेते हैं। राजभाषा और एक आती है अपने राष्ट्रभाषा। भारतीय संविधान में भाग 17
अध्याय के अंतर्गत 343 से 351 तक, इसके अंतर्गत जिस भाषा का उल्लेख है वो हिंदी का उल्लेख है और वो भारत की राजभाषा है। अब राजभाषा शासन और प्रशासन की भाषा, शासन प्रशासन की भाषा और राजभाषा कहलाती है। और ये आपके पद है हिंदी को प्राप्त है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान द्वारा जिस भाषा में काम करने का निर्देश ये नहीं वो आपकी हिंदी है, वो भारत की राजभाषा है। लेकिन ये एनामोली या विसंगति के या विडंबना के, इसको क्या कहें, यानी आज तक भारत की राजभाषा संविधान के द्वारा जो राजभाषा हिंदी हो गई, लेकिन वास्तव में आज तक जो पद हिंदी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका है। सन 1950 में संविधान सभा द्वारा ये निर्णय किया गया है कि 1965 ईस्वी तक भारत की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी भी व्यवहार में लाई जाएगी। लेकिन ये राजनीतिक आपकी महत्वाकांक्षा के या राजनीतिक मजबूरियां के उस वजह से ये 15 साल की जो अवधि थी 1965 से 1950 से 1965 की, ये 15 साल की अवधि तक तो अंग्रेजी में काम करने की उस समय ये कंडीशन थी। लेकिन इसको 1965 के बाद में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, यानी कागजों में या संविधान में व्यवहार में राजभाषा भले हिंदी हो, लेकिन व्यवहार में आज तक हिंदी का प्रयोग बहुत कम होता है और अंग्रेजी में ही ये सारा काम किया जाता है। अब राजभाषा किसी देश में बाहर से भी लाई जा सकती है, जबकि राष्ट्रभाषा के अंतर्गत ये चीज स्वीकार्य नहीं होती है। इन दोनों का थोड़ा अंतर भी अपन देख लेते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जो किसी देश के अधिकतर भूभाग में बोली जाती है, यानी बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। तो भारत में जो बहुसंख्यक लोगों की भाषा है वो हिंदी है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। लेकिन इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, जबकि राजभाषा का संविधान में उल्लेख होता है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग करके आत्मीयता का अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि किसी देश में बोली जाने वाली बोली ही आगे चल करके संपर्क भाषा बनती है। लेकिन राजभाषा के लिए आवश्यक नहीं है। जैसे यहाँ पे कभी फारसी, आपके मुगल काल में फारसी और आपके ब्रिटिश काल में इंग्लिश, यानी ये राजभाषा के पद पे पदासीन रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राजभाषा के लिए ये कंडीशन आवश्यक नहीं कि उस देश में बोली जाने वाली बोली ही राजभाषा होगी, ऐसा नहीं होता है। और राष्ट्रभाषा निश्चित रूप से उस देश में बोली जाने वाली कोई बोली ही होती है, और ये दोनों के अंतर्गत थोड़ा बहुत अंतर था। अब अपन अगले अध्याय में भारतीय परिवार की जो भाषाएं हैं, यानी विश्व की भाषा, उसमें भी भारतीय परिवार की जो भाषाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अपनी हिंदी वो कहाँ से निकली और किस प्रकार से इनका वो वृक्ष से आगे आगे बढ़ते बढ़ते किस प्रकार से आगे यहाँ तक हिंदी तक पहुँची, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।